चामुंडाई विच्छे नरसेतान जागृतम। ओम ग्रीम ग्रीम चामुंडाई विच्छे नरसेतान जागृतम। ओम ग्रीम ग्रीम चामुंडाई विच्छे नरसेतान जागृतम। ओम ग्रीम ग्रीम चामुंडाई विच्छे नरसेतान जागृतम। हे शैतानों के देवता, यह बलि स्वीकार कीजिए, मुझे शक्ति दीजिए, मुझे अमर कीजिए। यह लो वत्स, इस नींबू को जो भी स्त्री खाएगी उससे एक अनोखा बालक जन्म लेगा। उस बालक के 21 वर्ष पूरे होने के बाद तुम उसे मारकर उसकी आत्मा मुझे भेंट करोगे। तुम्हारी अमर होने की इच्छा तभी पूर्ण होगी। राजा विक्रमादित्य की कोई संतान नहीं थी। महारानी के कहने पर उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए दूसरा विवाह कर लिया, मगर दूसरी महारानी से भी कोई संतान नहीं हुई। फिर महारानी के कहने पर उन्होंने तीसरा विवाह भी कर लिया, मगर तीसरी महारानी से भी कोई संतान नहीं हुई। महारानी, यह क्या हो रहा है हमारे साथ? क्या हमारे भाग्य में संतान का सुख नहीं लिखा है? महाराज, आप परेशान मत होइए, ऊपर वाले पर भरोसा रखिए, ये कुछ न कुछ उपाय जरूर करेंगे। मंत्री जी, पूरे नगर में घोषणा करवा दीजिए, जो कोई भी हमें संतान प्राप्ति का सही उपाय बताएगा, उसके उपाय से हमें संतान प्राप्ति हुई तो उस व्यक्ति को मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। सुनो सुनो सुनो, जो कोई भी महाराज को संतान प्राप्ति का सही उपाय बताएगा, उसे महाराज की तरफ से मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। सुनो सुनो सुनो। यह खबर पूरे नगर में फैल गई। दूर दूर से लोग आने लगे और महाराज को अपने अपने उपाय बताने लगे, मगर किसी से भी कुछ नहीं हुआ। यह खबर दूर जंगल में रहने वाले एक तांत्रिक बाबा के कानों में पड़ी। तांत्रिक बाबा यह बात सुनकर राजा के पास पहुँचे। महाराज, मेरे अहोभाग्य, जो आप पधारे हो, बताइए गुरुवर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? राजन, जिस समस्या से तुम परेशान हो, मैं उसका निवारण करने आया हूँ। सच महाराज, यह क्या बोल रहे हैं आप? सच में लगता है भगवान ने हमारी सुन ले। मगर मेरी एक शर्त है। गुरुदेव, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, बस आप मुझे एक पुत्र दे दीजिए। एक नहीं राजन, मैं तुम्हें 3 पुत्र दूंगा, मगर उन 3 पुत्रों में से मुझे तुम्हारा एक पुत्र चाहिए। मैं वचन देता हूँ गुरुदेव, अगर मेरे 3 पुत्र हुए तो एक पुत्र मैं आपको दे दूंगा। बाबा ने सभी रानियों को एक एक नींबू दे दिया। उसके बाद बाबा वहाँ से चले गए। कुछ समय बाद एक एक करके सभी रानियों के पुत्र हुए, मगर तीसरी महारानी का पुत्र कुछ अजीब प्रकार का हुआ। यह देख महल में हाहाकार मच गया कि महारानी को यह क्या पैदा हुआ, मगर राजा ने बिना किसी भेदभाव के उस बच्चे को भी गले लगाया। कोई कुछ भी बोले, यह मेरी संतान है, मैं लोगों की परवाह नहीं करता। मगर महाराज, ऐसे में हमारी नाक कट जाएगी। आप हमारी मानो, महारानी को महल से दूर ठहरने का इंतजाम करवाया जाए। प्रजा में ऐसी बातें चल रही हैं।
मगर मंत्री जी, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? ऊपर वाले ने हमें इतने वर्षों बाद संतान दी है, चाहे वो किसी भी भेष में हो, उसे इस शरीर के साथ पैदा किया है तो उसमें इसका क्या दोष है? मगर महाराज, हमें यह करना तो पड़ेगा ही। राजा ने दिल में पत्थर रखकर मंत्री को ऐसा करने के लिए हाँ कर दिया। इसके बाद छोटी महारानी का उनके बच्चे के साथ महल से दूर एक घर बनाकर रहने का इंतजाम कर दिया। अब छोटी महारानी अपने बच्चे के साथ वहीं रहने लगी। राजा रोज उस बच्चे से मिलने वहां आया करता। राजा का और बच्चों से ज्यादा इस बच्चे पर लगाव था। अरे देखो, इसका कैसा मुंह है, ना तो यह इंसान लगता है और ना ही कोई जानवर। हाँ, सही कहा, यह कहीं से भी हमारी तरह नहीं लगता। दोनों राजकुमार उस अनोखे राजकुमार की खिल्ली उड़ाते। जब वे शिकार पे जाते तो वह अनोखा राजकुमार भी उनके साथ शिकार करने के लिए जाया करता। मगर शिकार करने के बाद राजकुमार अच्छा मांस ले लेते थे और अंत में बचा हुआ बेकार मांस उस अनोखे राजकुमार को दे दिया करते। क्या तुम क्यों जाते हो उनके साथ? तुम्हें पता है ना वह तुम्हें कितना परेशान करते हैं, फिर भी तुम उन्हीं के साथ जाते हो। तुम्हें अपना मजाक बनाना अच्छा लगता है। माँ, वह सब मेरे बड़े भाई हैं, उन्हें हक है मुझे पूरा भला बोलने का, कुछ भी हो, मगर वह है तो मेरे भाई ही। मगर बेटा, तुमने देखा है ना वे तुम्हें कितना परेशान करते हैं। और यह देखो, आज शिकार में उन लोगों ने अच्छा मांस रख लिया और तुम्हें यह बेकार सा मांस दिया है। कोई बात नहीं माँ, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। एक बार दूसरे नगर के राजा ने अपनी पुत्री के विवाह का स्वयंवर रखा। सबको स्वयंवर का न्योता दिया गया। दूर दूर से राजा महाराजा स्वयंवर में पधारने लगे। दोनों राजकुमारों को भी स्वयंवर का न्योता आया। दोनों राजकुमार स्वयंवर के लिए जाने लगे। उनके साथ साथ वह अनोखा राजकुमार भी स्वयंवर के लिए जाने लगा। अरे बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? तुमसे कोई विवाह नहीं करेगा। क्यों तुम अपना मजाक बनाने वहाँ जा रहे हो? माँ, मैंने कभी स्वयंवर नहीं देखा, मैं बस देखने जा रहा हूँ। स्वयंवर होता कैसे है? नहीं बेटा, तुम्हें महल के अंदर नहीं आने देंगे। तुम मेरी बात मानो, मत जाओ। माँ, मैं अंदर नहीं जाऊँगा, मैं बाहर से ही देखूंगा। राजकुमार स्वयंवर में जाने की जिद करने लगा। उसकी जिद के आगे महारानी ने हार मान ली। ठीक है, जाओ। वैसे भी तुम मेरी सुनते ही कहाँ हो, हर बार अपने मन की ही करते हो। जाओ, मगर ध्यान रखना, अंदर मत जाना। हाँ ठीक है माँ, मैं दूर से ही देखूंगा। उन राजकुमारों के साथ अनोखा राजकुमार भी स्वयंवर में चल दिया। सुनो सुनो सुनो, हमारी राजकुमारी की एक शर्त है, वह यह माला घुमाकर फेंकेंगी। जिस राजकुमार के गले में यह माला जाएगी वह उसी से विवाह करेंगी। मंत्री की यह बात सुन सभी खुश हो गए। राजकुमारी ने उस माला को घुमाया और जोर से फेंका। वह माला उड़कर बाहर दूर खड़े उस अनोखे राजकुमार के गले में जा गिरी। यह देख अनोखा राजकुमार डर गया। अरे यह क्या, यह माला मेरे गले में कैसे आ गई? सब लोग एक दूसरे के गले में देखने लगे, मगर माला महल के अंदर किसी के भी गले में नहीं थी। सभी हैरान रह गए कि माला
गई तो गई कहाँ? राजकुमारी ने फिर से माला घुमाया और वहाँ पर बैठे राजकुमारों की तरफ फेंका, मगर इस बार भी माला उड़कर बाहर खड़े अनोखे राजकुमार के गले में जा गिरी। इस बार भी सभी लोग एक दूसरे के गले में देखने लगे, मगर माला किसी के भी पास नहीं थी। अरे यह क्या हो रहा है? वह माला कहाँ गायब हो रही है? इस बार फिर से नई माला मंगवाई गई। मंत्री जी, इस बार सही से देखिएगा माला कहाँ जा रही है। जी राजकुमारी। इस बार भी राजकुमारी ने माला घुमाया और सामने बैठे सभी राजकुमारों की तरफ फेंका। इस बार मंत्री अच्छे से उस माला को देखा था। वह माला उड़कर फिर से बाहर छुपे उस अनोखे राजकुमार के गले में जा गिरी। मंत्री भी उस माला के पीछे पीछे चला गया। मंत्री ने देखा तीनों माला उस अनोखे राजकुमार के गले में है। महाराज यह देखो, राजकुमारी द्वारा फेंके गए तीनों मालाएं इस अजीब से दिखने वाले शख्स के गले में हैं। अरे यह तो पड़ोसी राज्य के राजकुमार हैं। इनके बारे में कौन नहीं जानता। यह पहले शख्स हैं जो अनोखे पैदा हुए थे और इनके बारे में तो हर कोई जानता है। अगर मेरी किस्मत में इन्हीं से विवाह लिखा है तो यही सही, मुझे मंजूर है। पुत्री, यह क्या कर रही हो तुम? तुम्हारा विवाह इसके साथ कैसे हो सकता है? पिताजी, ऊपर वाले को भी यही मंजूर है। आप देख रहे हैं ना, मेरे द्वारा फेंकी गई तीनों मालाएं उनके गले में हैं। दरबार में इतने लोग थे, फिर भी तीनों मालाएं इन्हीं के गले में कैसे चली गई? और फिर यह तो दरबार के अंदर भी नहीं थे और न ही मैंने इन्हें देखा था। यह कोई आम बात नहीं है। देख लो पुत्री, जैसा तुम्हें सही लगे। हाँ पिताजी, मैं इन्हीं से विवाह करूंगी। इसके बाद अनोखे राजकुमार से राजकुमारी का विवाह हो जाता है। अनोखा राजकुमार राजकुमारी को लेकर अपने घर आता है। ओ माँ, देखो मैं शादी करके लाया हूँ। अरे यह क्या, शादी? और तूने? हाँ माँ। राजकुमार ने सारी बात महारानी को बताई। मेरी बहू बहुत ही खूबसूरत है। राजकुमारी और राजकुमार सोए हुए थे। रात को उठकर राजकुमार कहीं जाने लगा। इतनी रात में यह कहाँ जा रहे हैं? राजकुमारी भी चुपचाप राजकुमार के पीछे पीछे चल दी। राजकुमार जाते जाते एक झरने के पास पहुंच जाता है और वहां पर सही समय का इंतजार करने लगता है। जैसे ही बादलों से चंद्रमा निकली, चंद्रमा की रोशनी राजकुमार पर पड़ी तो उस सुअर के कवच से एक सुंदर राजकुमार बाहर निकला। अपना कवच वहीं पर रखकर वह झरने में स्नान करने चला गया। राजकुमारी छुपकर यह सब देख रही थी। राजकुमारी चुपचाप वहां से वापस आ गई। कुछ देर बाद अनोखा राजकुमार भी उस कवच को पहनकर वापस आ गया और सो गया। दूसरे दिन राजकुमारी ने महारानी को सारी बात बताई। क्या तुम सच बोल रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? यह राज तो मुझे आज तक पता नहीं चला। हाँ माँ, मैं सच बोल रही हूँ। अगर आपको मेरी बात पर यकीन न हो तो आज रात आप खुद देख लेना। मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है बहू। माँ, इन्होंने यह कवच क्यों पहन रखा है और अब क्या किया जाए? तुम एक काम करना, आज रात जब वह स्नान करने जाए उस वक्त उस कवच को छुपा देना। ठीक है माँ।
कवच उठाया, उसकी उंगली में चोट लग गई और खून बहने लगा। राजकुमारी वह कवच लेकर वापस आ गई। राजकुमार स्नान करने के बाद कवच वाले स्थान पर पहुंचा।